तो आज मैं इस वीडियो में आप सबको पढ़ाने वाला हूँ फिरोज शाह तुगलक का संपूर्ण जीवन परिचय, जिसमें मैं उन तथ्यों की बात करूंगा जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था मोहम्मद बिन तुगलक का संपूर्ण इतिहास। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें ताकि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। इस वीडियो में मैं वो जानकारी आपको देने वाला हूं जो जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना ताकि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और कहीं भी आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं फिरोज शाह तुगलक का संपूर्ण जीवन परिचय। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको अपने नोट्स बनाने हैं, कंप्लीट पूरी जानकारी चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह वेबसाइट की लिंक आपको मिल जाएगी। तो वहाँ से आप नोट्स भी बना सकते हो और कुछ जानकारी जो एक्स्ट्रा है वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी, तो आप वहाँ से ये हासिल कर सकते हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं फिरोज शाह तुगलक का संपूर्ण जीवन परिचय। ये है सूचना, तो इसे आप जरूर पढ़ें। बात करते हैं सबसे पहले ऐतिहासिक स्रोतों से। देखिए, ऐतिहासिक स्रोत तारीख फिरोज शाही की मैं बहुत बार चर्चा कर चुका हूं, लेकिन आखिरी बार चर्चा मैं फिर से करना चाहता हूं। लेकिन अब की बार तारीख फिरोज शाही बदल गई है। बदल गई है का मतलब क्या है? यहाँ पे तारीख फिरोज शाही नामक दो ग्रंथ थे। ये एक की रचना जियाउद्दीन बरनी ने की थी और दूसरे की रचना शम्स सिराज ने की थी। तो जियाउद्दीन बरनी का मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, शायद आप लोग बोर हो गए होंगे, तो वो आपको वेबसाइट पे लिखा मिल जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे जिस ऐतिहासिक स्रोत की चर्चा की है, पहले का नाम है तारीख फिरोज शाही। इस तारीख फिरोज शाही ग्रंथ की रचना शम्स सिराज अफीफ ने की थी और इस ग्रंथ को फिरोज शाह तुगलक की जीवनी माना जाता है, क्योंकि इस ग्रंथ में फिरोज शाह तुगलक के जीवन की समस्त घटनाओं का उल्लेख किया गया है। शम्स सिराज के द्वारा लिखे गए इस ग्रंथ में फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल को आर्थिक दृष्टि से सबसे अच्छा शासनकाल बताया गया है। अब बात करते हैं दूसरे ग्रंथ फतूहात फिरोज शाही की। फतूहात फिरोज शाही ग्रंथ की रचना स्वयं फिरोज शाह तुगलक ने की थी। फिरोज शाह तुगलक ने संभवतः इस ग्रंथ की रचना फारसी भाषा में की थी, क्योंकि इस ग्रंथ को फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा माना जाता है और इसमें फिरोज शाह तुगलक ने स्वयं को एक आदर्श सुल्तान और एक सच्चा मुसलमान साबित करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए, फतूहात फिरोज शाही, इसकी रचना किसने की थी? स्वयं की थी फिरोज शाह तुगलक ने, और संभवतः फारसी भाषा में। संभवतः क्यों लिखा मैंने? निश्चित नहीं है, क्योंकि कुछ इतिहासकार फारसी भाषा लिखते हैं, कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि इसकी प्रारंभ में जब रचना की गई थी तो अरबी भाषा में की गई थी। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने ही अपने शासनकाल में इसको फारसी भाषा में ट्रांसलेट करवाया था, ऐसा कुछ इतिहासकार लिखते हैं। तो इतिहासकारों में बहुत विवाद है, तो इसलिए निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि ये किस भाषा में शुरुआत में लिखा गया था। और इस ग्रंथ को फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा भी माना जाता है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और इस ग्रंथ को लिखने का जो उद्देश्य था फिरोज शाह तुगलक का, वो इतिहासकार ऐसा लिखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने इस पूरे ग्रंथ में स्वयं को अच्छा साबित करने की कोशिश की है और इस्लाम का सच्चा शासक साबित करने की कोशिश की है फिरोज शाह तुगलक ने। अब बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक के इतिहास पर। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको प्रारंभिक इतिहास पढ़ना है फिरोज शाह तुगलक का, तो वो आप वेबसाइट पर जाके पढ़ सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में बहुत ही कम पूछे जाते हैं उनसे प्रश्न। तो मैंने यहाँ पे उन चीजों की ज्यादा चर्चा की है जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आजकल प्रतियोगी परीक्षाओं में मम्मी पापा के नाम तो पूछे नहीं जाते, तो इसीलिए अगर आपको जानकारी चाहिए, पढ़ना ही है, तो वेबसाइट पे चले जाओ, वहां आपको वो जानकारी लिखी हुई मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको ये वहां मिल जाएगी, तो आप वहां से पढ़ सकते हो। यहाँ पे मैं सीधे इतिहास की बात करूंगा। फिरोज शाह तुगलक का दूसरा राज्य अभिषेक अगस्त 1351 में दिल्ली के महल में हुआ था। मैं यहाँ पर थोड़ा आपको बता देता हूँ।
देखिए, पहला जो राज्य अभिषेक हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? वो सिंध पाकिस्तान में हुआ था। सिंध जो है वो पाकिस्तान में है, तो वहीं पे हुआ था। और दूसरा जो राज्य अभिषेक हुआ था वो दिल्ली के महल में हुआ था। वो अगस्त 1351 में हुआ था। किसका? फिरोज शाह तुगलक का। फिरोज शाह तुगलक के राज्य अभिषेक के बाद दिल्ली के मौलवियों ने 21 दिनों तक उत्सव मनाया था, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक उनका समर्थक था। यहां पर मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा आप सबके साथ। देखिए, दिल्ली के मौलवियों ने 21 दिनों तक उत्सव क्यों मनाया था? क्या कारण था? इससे पहले मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मौलवियों ने क्यों नहीं मनाया था? इसका कारण ये था कि मोहम्मद बिन तुगलक मौलवियों का समर्थक नहीं था। ये आपको ध्यान रखना है इस बात को। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया कि मौलवियों का बहुत समर्थन किया। इस्लाम का कट्टर समर्थक माना जाता है किसको? फिरोज शाह तुगलक को। इसीलिए फिरोज शाह तुगलक के बारे में इतिहासकारों ने बड़ा बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। कौन से इतिहासकारों ने? जैसे जियाउद्दीन बर्नी ने। जियाउद्दीन बर्नी ने बड़ी ही तारीफ करी है फिरोज शाह तुगलक की अपने तारीख फिरोज शाही ग्रंथ में। दिल्ली का सुल्तान बनने के बाद फिरोज शाह तुगलक ने वजीर का पद मलिक मकबूल को प्रदान किया। ये आपको नाम याद रखना है, मलिक मकबूल को प्रदान किया था। मलिक मकबूल को खान ए जहां के नाम से भी जाना जाता है, और खान ए जहां का मतलब होता है विश्व का स्वामी। ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। खान ए जहां, खान ए जहां का मतलब क्या होता है? विश्व का स्वामी। और ये किसको उपाधि दी गई थी? दरअसल ये उपाधि दी गई थी, किसको दी गई थी? मलिक मकबूल को दी गई थी ये उपाधि। मलिक मकबूल मूल रूप से तेलंगाना का ब्राह्मण था, परंतु बाद में उसने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया था। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में आर्थिक प्रगति का श्रेय मलिक मकबूल को ही प्रदान किया जाता है, क्योंकि मलिक मकबूल के कहने पर ही फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक पॉइंट है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखें। वैसे इतिहासकारों ने लिखा है कि फिरोज शाह तुगलक का जो शासन काल था वो आर्थिक दृष्टि से बहुत ज्यादा अच्छा था। और उस समय के जैसे इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी और शम्स ए सिराज, इन्होंने तो तारीफ के कहते हैं कि पुलिंदे बांध दिए। ऐसा कोई घर नहीं था जिसमें अच्छा खासा सोना चांदी ना हो, इस तरह की बातें लिखी हुई हैं तारीख फिरोज शाही ग्रंथ में। तो जो आर्थिक प्रगति का जो श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? वो दिया फिरोज शाह तुगलक को नहीं दिया जाता है, वो मलिक मकबूल को दिया जाता है। क्योंकि मलिक मकबूल के कहने पर ही फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि जब ये आप डिटेल में जानकारी पढ़ोगे तब ये आपको मिलती है। जैसे आप लूसेंट में पढ़ो तो वहां तो एक सीधी लाइन लिखी, वहां तो इस तरह का कुछ लिखा नहीं होता है। और लेकिन ये जानकारी जब आप अच्छी किताबें पढ़ोगे तब आपको मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। तुगलक काल को बजारत का काल भी माना जाता है, क्योंकि तुगलक काल में वजीर का पद सुल्तान के बाद सबसे सर्वश्रेष्ठ होता था। आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि तुगलक काल को बजारत का काल भी माना जाता है। बजारत का मतलब है कि वजीर का पद सर्वश्रेष्ठ होता था, किसके बाद? सुल्तान के बाद। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि ये प्रश्न एक बार एग्जाम में पूछा गया था। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल की मुख्य विशेषता उसकी राजस्व व्यवस्था को माना जाता है। अगर यहाँ पे कोई आपसे सीधा सा एक प्रश्न पूछे कि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल की एक मुख्य विशेषता बताइए, तो उसकी राजस्व व्यवस्था थी। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। उस समय राजस्व लगभग 6 करोड़ के आसपास पहुंच गया था। आज आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा यार 6 करोड़ क्या होता है, लेकिन उस समय ये 6 करोड़ बहुत था। कुछ इतिहासकारों ने 5 करोड़ 25 लाख भी लिखा है, कुछ इतिहासकारों ने 6 करोड़ 25 लाख लिखा है, तो कुछ इतिहासकारों ने 6 करोड़ लिखा है। मैं एवरेज मान के चल रहा हूं कि 6 करोड़ मान के चलो, आप ना 25 लाख मान के चलो ना कुछ मान के चलो। तो ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। फिरोज शाह तुगलक की राजस्व व्यवस्था के बारे में शम्स ए सिराज ने अपने तारीख ए फिरोज शाही ग्रंथ में लिखा है, देश के प्रत्येक घर में आवश्यकता अनुसार अन्न, फर्नीचर, सोना, चांदी उपलब्ध है, और ऐसी कोई महिला नहीं है जिसके पास गहने ना हो। जैसा कि मैं अभी आपको बता चुका हूं कि
बड़ी तारीफ की गई है। किसके द्वारा? शम्स सिराज के द्वारा और जियाउद्दीन बरनी के द्वारा। किसकी तारीफ की गई है? फिरोज शाह तुगलक की तारीफ की गई है। और जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये मेरे दिमाग पर तो भाई खरा नहीं उतर रहा है। क्यों? क्योंकि जब से ये पृथ्वी बनी है, दुनिया में कोई भी ऐसा शासक नहीं हुआ जिसके शासन काल में कोई गरीब न रहा हो। ऐसा कोई भी नहीं हुआ और ना ही आगे होगा। क्योंकि अगर सभी लोग पैसे वाले बन जाएंगे तो काम कौन करेगा भाई? तो सीधे बात जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें ये समझ लो इनकी स्वयं की मानसिक कल्पना थी, शम्स सिराज की कहें या जियाउद्दीन बरनी की कहें। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जनता पर 24 कर लगाए गए थे, परंतु फिरोज शाह तुगलक ने सभी करों को समाप्त कर केवल जजिया, जकात, खिराज और खुम्स कर लगाए। खिराज यह भूमि कर होता था जो उपज का 1/3 भाग लिया जाता था। आपको याद रखना है कि जो खिराज होता था, जो कर के रूप में लिया जाता था, यह भूमि कर होता था। और यह भूमि कर कितना लिया जाता था? 1/3 भाग लिया जाता था। किसके शासनकाल में? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। जकात यह संपत्ति कर होता था जो मुसलमानों से 2.5 यानी कि 2.5% लिया जाता था। जजिया यह गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था, परंतु ब्राह्मण और विकलांग व्यक्ति इस कर से मुक्त थे। आपको ये यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये कर सभी गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, लेकिन ब्राह्मण और विकलांग जो व्यक्ति होते थे उनसे जजिया कर नहीं लिया जाता था। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। एक खास बात और है कि फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान माना जाता है जिसने अपने वजीर मलिक मकबूल की सलाह से ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लिया था। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। हालांकि ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, मैंने हाईलाइट नहीं किया है, लेकिन इसको आपको ध्यान देना है। तो किसने लिया था? दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले जजिया कर ब्राह्मणों पे किसने लिया था? फिरोज शाह तुगलक ने लिया था। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब बात करते हैं खुम्स की। यह कर उस धन पर लिया जाता था जो युद्ध से प्राप्त हुआ हो, जमीन के अंदर से मिला हो या किसी से लूटा गया हो। देखिए, खुम्स वो कर होता था कि जैसे मान लो तुम्हें कोई धन प्राप्त हुआ है, या तो तुमने युद्ध में किसी से लूट लाए हो, या तो तुम्हें जमीन में मिला है, और या तो फिर तुमने किसी से लूट लिया है। तो उस धन पे जो कर लगाया जाता था उसी को कहा जाता था खुम्स। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में खुम्स कर 1/5 भाग लिया जाता था, परंतु मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 4/5 भाग लिया जाता था। मान लो आपको कहीं से धन प्राप्त हुआ हो, आपको जमीन से कोई धन मिल गया हो, तो उस पे जो कर लगाया जाता था फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में, तो वो 1/5 भाग लगाया जाता था। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 4/5 भाग लगाया जाता था। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान माना जाता है जिसने एक नए कर हब ए सर्व यानी कि सिंचाई कर को लागू किया था। तो आपको ये भी यहाँ पे अच्छे से याद रखना है कि सिंचाई कर को किसने लागू किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। हब ए सर्व कर उन किसानों से लिया जाता था जिनके खेतों की सिंचाई सरकारी नहरों से होती थी। ये भी आपको यहाँ पर समझना है कि सबसे नहीं लिया जाता था ये, कि हाँ, क्योंकि ये जैसे लूसेंट को आप पढ़ो ना, तो लूसेंट में तो ऐसा लिखा हुआ है कि भाई ये लिया जाता था, तो वहां पर समझ में नहीं आता कि भाई किससे लिया जाता था। हमें तो ऐसा ही लगता था कि भाई सबसे लिया जाता था, लेकिन नहीं, केवल उन किसानों से लिया जाता था जिन किसानों की जो खेत हैं उनकी सिंचाई सरकारी नहरों से होती थी, उन्हीं से लिया जाता था ये, और किसी से नहीं लिया जाता था। फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान माना जाता है जिसने राज्य की संपूर्ण आमदनी का ब्यौरा ख्वाजा हिसामुद्दीन से तैयार करवाया था। देखिए, राज्य की संपूर्ण जो आमदनी है उसका ब्यौरा उससे पहले किसी भी शासक ने तैयार नहीं करवाया था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक को पहला शासक माना जाता है जिसने संपूर्ण जो राज्य की आमदनी है उसका ब्यौरा तैयार करवाया था। और किससे करवाया था? ख्वाजा हिसामुद्दीन से तैयार करवाया था। दोबारा से जागीरदारी प्रथा को शुरू करने का श्रेय भी फिरोज शाह तुगलक को ही प्रदान किया जाता है।
आपको ये याद रखना है कि जागीरदारी प्रथा को दोबारा से शुरू किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया था। जागीरदारी प्रथा के अंतर्गत राज्य के समस्त अधिकारियों को वेतन के तौर पर जागीर दी जाती थी और उसी को जागीरदारी प्रथा कहा जाता था। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि वेतन के बदले क्या दिया जाता था? जागीर दी जाती थी। इसी को जागीरदारी प्रथा कहा जाता था। इतलाक प्रथा। इतलाक प्रथा की शुरुआत करने का श्रेय भी फिरोज शाह तुगलक को ही प्रदान किया जाता है। इतलाक प्रथा के अंतर्गत एक पत्र सैनिक या अधिकारी को प्रदान किया जाता था, जिसे वह लगान वसूलने वाले अधिकारी को दिखाता था और उसे 50% लगान प्रदान किया जाता था। देखिए, इतलाक प्रथा, आपको थोड़ा इसके बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए क्योंकि इसको 2-3 एग्जाम में भी पूछा गया था। तो इतलाक प्रथा की शुरुआत किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसमें होता क्या था? इसमें होता था कि एक पत्र होता था जो या तो सैनिक को प्रदान किया जाता था या अधिकारी को, किसी को प्रदान किया जाता था। वो जाता था लगान वसूलने वाले अधिकारी के पास, वो पत्र दिखाता था और उसे 50% लगान प्रदान किया जाता था। तो इसी को क्या कहा जाता था? इतलाक प्रथा। हालांकि इस पे अलग अलग इतिहासकारों ने अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। अगर आप किसी अन्य बुक को पढ़ोगे, मैं बुक का नाम तो यहाँ नहीं बता रहा हूँ आपको क्योंकि बहुत सारी बुकें हैं मेरे पास, उनमें आपको अलग अलग लिखा हुआ मुझे मिला है, लेकिन जो सरल था, जो आपको समझ में आ सके, वो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। इतलाक प्रथा के अंतर्गत अधिकारी बहुत भ्रष्टाचार करने लगे थे, परंतु फिरोज शाह तुगलक ने स्वयं ही उन्हें प्रोत्साहित किया था। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत का सबसे भ्रष्ट शासनकाल भी माना जाता है। ये भी आपको याद रखना है कि दिल्ली सल्तनत में अगर किसी शासक का सबसे भ्रष्ट शासनकाल था तो वो किसका माना जाता है? फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल माना जाता है। दीवान ए बंदगान नामक एक नए विभाग की स्थापना का श्रेय भी फिरोज शाह तुगलक को ही प्रदान किया जाता है, जिसमें गुलाम भर्ती किए जाते थे। आपको ये यहाँ पे याद रखना है कि दीवान ए बंदगान ये एक विभाग होता था और इसकी स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? फिरोज शाह तुगलक को दिया जाता है। गुलामों की भर्ती और उनका निरीक्षण करने वाले अधिकारी को अर्ज ए बंदगान कहा जाता था। आपको ये याद रखना है, गुलामों की भर्ती करने और उनका निरीक्षण करने वाले अधिकारी को अर्ज ए बंदगान कहा जाता था। आपको ये दीवाने बंदगान बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि इसके बारे में भी कई एग्जाम में पूछा गया है। गुलामों के निर्यात पर फिरोज शाह तुगलक ने प्रतिबंध लगा दिया था। आपको ये यहाँ पे याद रखना है कि गुलामों के निर्यात पर किसने प्रतिबंध लगा दिया था? फिरोज शाह तुगलक ने। वो क्यों लगाया था ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो क्यों लगाया था, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने कहा था कि जो हमारे देश में जो गुलाम हैं वो बाहर के देशों में नहीं जाने चाहिए, हमारे गुलाम हमारे पास रहने चाहिए। ये बाहर के देशों में जाते हैं तो ये बाहर के देशों में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। दीवान ए खैरात एक दान विभाग होता था। आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि दीवान ए खैरात क्या होता था? एक दान विभाग होता था। दीवान ए खैरात का मुख्य काम गरीब, अनाथ तथा विकलांग बच्चों की देखभाल करना होता था। अब आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा यहाँ पे कि गरीब, अनाथ तथा विकलांग बच्चों की देखभाल करना किसका काम होता था? दीवान ए खैरात का। ये कौन से गरीब? गरीब मुस्लिम, गरीब अनाथ, गरीब जो विकलांग हैं लेकिन मुस्लिम हैं, तो ही उनकी देखभाल का जिम्मा होता था इस विभाग के पास। अगर गैर मुस्लिम है तो उनके लिए ये नहीं होता था। इसके बारे में बहुत अच्छी से आप बड़ी किताबें पढ़ोगे तो आपको जरूर अच्छे से जानकारी मिलेगी। ठीक है, यहाँ तो मैं एक शॉर्ट में आपको जानकारी दे रहा हूँ ताकि प्रतियोगी परीक्षा में अगर आपसे पूछा जाए तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो। दीवान ए खैरात विभाग के ही अंतर्गत विवाह विभाग भी होता था, जो गरीब मुस्लिम लड़कियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करता था। हालांकि यहाँ पे
एक चीज आप लोग नोटिस करना कि कुछ आप किताबें पढ़ोगे उनमें ये मुस्लिम शब्द को हटा दिया गया है। वहां पे लिखा हुआ है कि गरीब लड़कियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना होता था, लेकिन ऐसा नहीं था। वास्तविक ये था कि जो दीवान ए खैरात विभाग होता था और उसी के अंतर्गत एक विवाह विभाग भी होता था। उसका काम सीधा होता था कि जो गरीब जो मुस्लिम लड़कियां हैं उनकी शादी करवाना या फिर उन्हें आर्थिक सहायता देना, ये काम होता था। आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना है। सभी तुगलक शासकों में स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास फिरोज शाह तुगलक के ही शासनकाल में हुआ था। देखिए ये प्रश्न बहुत अच्छा है। अगर ये प्रश्न आपसे कोई पूछे कि जितने भी तुगलक वंश के शासक हुए उनमें से सबसे ज्यादा स्थापत्य कला का विकास किसके शासनकाल में हुआ, तो वो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में हुआ था। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। फिरोज शाह तुगलक ने लोक निर्माण विभाग की स्थापना कर मलिक गाजी और अब्दुल हक को उसका प्रमुख अधिकारी बनाया था। तो कौन से विभाग की स्थापना की थी? लोक निर्माण विभाग की स्थापना करके मलिक गाजी और अब्दुल हक को उसका प्रमुख अधिकारी बनाया था। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में राज्य का मुख्य वास्तुकार मलिक गाजी था और अब्दुल हक उसका सहायक वास्तुकार था। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 300 से भी अधिक नगरों को बसाया गया था, जिसमें फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद और फिरोजपुर के नगरों को प्रमुख माना जाता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ आप सबके साथ। देखिए फतेहाबाद, फतेहाबाद आधुनिक ये कहाँ है? आधुनिक ये है हरियाणा में। हिसार भी हरियाणा में है। फिरोजपुर आधुनिक है पंजाब में। जौनपुर आधुनिक है उत्तर प्रदेश में, सभी लोग जानते हैं। अब बात करते हैं फिरोजाबाद और फिरोजपुर की। इनमें आप लोग कंफ्यूज ना होना कि ये दिल्ली में ही थे। आप लोग उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद को मत समझ लेना कि जो उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद है उसको बसाया था, नहीं, ये दोनों दिल्ली में ही थे, फिरोजाबाद और फिरोजपुर। फिरोज शाह कोटला का नाम तो आपने सुना होगा ना, तो हाँ फिर वही फिरोज शाह कोटला ही फिरोजाबाद फिरोजपुर है। ठीक है, हालांकि नाम चेंज हो गए हैं बाद में, तो इसीलिए ऐसा लगता है कि अरे नहीं ये गलत हो सकता है, लेकिन फिरोजाबाद और फिरोजपुर ये दिल्ली में ही थे। आपको ये विशेष तौर पे याद रखना है। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाए गए नगरों में दिल्ली का फिरोजाबाद फिरोजपुर नगर सबसे सुंदर और प्रिय नगर था तथा इसे ही फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया जाने वाला अंतिम नगर भी माना जाता है। जैसा कि मैं अभी आपको बता चुका हूं कि फिरोजाबाद या फिरोजपुर सबसे सुंदर और सबसे प्रिय नगर किसका था? फिरोज शाह तुगलक का था। और ये कहाँ था? दिल्ली में ही था। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और सबसे अंतिम नगर भी माना जाता है किसको? इसी को, फिरोजाबाद फिरोजपुर को। फिरोज शाह तुगलक ने 1352 में मदरसा ए फिरोज शाही का निर्माण करवाया था, जो दिल्ली के हौज ए अलाई के पास स्थित था। फरिश्ता के अनुसार फिरोज शाह तुगलक ने 300 नगर, 20 महल, 40 मस्जिदें, 5 मकबरे और अनेक बाग बनवाए थे। किसके अनुसार? फरिश्ता के अनुसार। याहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा लिखे गए तारीख ए मुबारक शाही ग्रंथ के अनुसार फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया गया था। ये आपको विशेष तौर पे याद रखना है कि 5 बड़ी नहरों का निर्माण किसके शासन काल में करवाया गया था? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में करवाया गया था। और इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? इसकी जानकारी मिलती है तारीख ए मुबारक शाही ग्रंथ में मिलती है। और तारीख ए मुबारक शाही ग्रंथ की रचना किसने की थी? याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने की थी। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में एक जल घड़ी का निर्माण भी करवाया था। आपको ये याद रखना है कि जल घड़ी का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। कहाँ करवाया था? दिल्ली में करवाया था। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फिरोज शाह तुगलक ने सम्राट अशोक के टोपरा और मेरठ स्तंभ लेख को दिल्ली में स्थापित करवाया था। सम्राट अशोक के टोपरा स्तंभ लेख को फिरोज शाह तुगलक ने सोने का स्तंभ कहा था और उसे अपने शाही महल में स्थित मस्जिद के पास स्थापित करवाया था। यहाँ पर मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ।
देखिए, सम्राट अशोक के टोपरा स्तंभ लेख को फिरोज शाह तुगलक ने क्या कहा था? सोने का स्तंभ कहा था। ये प्रश्न न जाने कितने बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, इसको आप विशेष तौर पे याद रखें। प्रश्न क्या पूछा जाता है कि सम्राट अशोक के कौन से स्तंभ लेख को फिरोज शाह तुगलक ने सोने का स्तंभ कहा था? तो टोपरा स्तंभ लेख को कहा था। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और टोपरा स्तंभ लेख को कहाँ स्थापित करवाया था? अपने शाही महल में एक मस्जिद थी और उसी मस्जिद के पास में स्थापित करवाया था। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इसी स्तंभ लेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि जेम्स प्रिंसेप ने जो सम्राट अशोक का जो अभिलेख पढ़ा था, तो वो कौन सा सबसे पहले पढ़ा था? यही पढ़ा था, टोपरा स्तंभ लेख पढ़ा था, जो कि दिल्ली के महल में लगा हुआ था, स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना है। टोपरा स्तंभ लेख को सम्राट अशोक का अंतिम स्तंभ लेख भी माना जाता है। तो आपको ये याद रखना है यहाँ पर कि टोपरा स्तंभ लेख को सम्राट अशोक का आखिरी स्तंभ लेख माना जाता है। ये बहुत अच्छा एक प्रश्न बन सकता है यहाँ पे। तो देखिए, स्तंभ लेख क्या होता है, ये पहले मैं समझा देता हूँ आपको, मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं शुरुआत में ही समझा देता आपको। स्तंभ लेख का मतलब होता है एक बहुत बड़ा पिलर टाइप का होता है, खंबा टाइप का, उस पर कुछ लिखा होता है। ठीक है, तो उसी को स्तंभ, स्तंभ का मतलब एक खंबा है और उस पर कुछ लिखा होता है, तो उसी को स्तंभ लेख कहा जाता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा ये। टोपरा आधुनिक हरियाणा के यमुनानगर अंबाला जिले में स्थित है। अब आपको मैं यहाँ पर थोड़ा समझा देता हूँ। टोपरा, वैसे टोपरा कलान नाम है, आधुनिक पहले टोपरा था। कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि यमुनानगर जिले में है। अगर आधुनिक अगर देखा जाए, इस पर सर्च किया जाए ना गूगल पे, तो वो यमुनानगर जिले में दिखाता है। वैसे अगर किताबों में देखा जाए इतिहास की, तो वो लिखते हैं कि अंबाला जिले में है। तो आधुनिक मुझे लगता है कि जब किताबों को जब लिखा गया होगा तो उस समय शायद अंबाला जिले में था, लेकिन आधुनिक अगर देखा जाए तो यमुनानगर जिले में है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। सम्राट अशोक के मेरठ स्तंभ लेख को दिल्ली लाया गया, परंतु वह टूट गया था। बाद में उसकी मरम्मत करके दिल्ली में ही उसे भी स्थापित करवाया गया था। तो आपको ये याद रखना है कि जो मेरठ स्तंभ लेख था, मेरठ उत्तर प्रदेश में है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो मेरठ स्तंभ लेख जो था सम्राट अशोक का, वो लाते समय टूट गया था। तो फिर उसको जोड़ जाड़ के ठीक ठाक करके उसे दिल्ली में ही स्थापित करवा दिया गया था। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिरोज शाह तुगलक ने प्रसिद्ध दो इतिहासकारों जियाउद्दीन बर्नी और शम्स ए सिराज को अपना संरक्षण प्रदान किया था। जैसा संरक्षण प्रदान किया था जियाउद्दीन बर्नी को, शम्स ए सिराज को, तो जियाउद्दीन बर्नी ने और शम्स ए सिराज दोनों ने ही बड़ी तारीफ करी है। किसकी? फिरोज शाह तुगलक की। जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया तारीख ए फिरोजशाही ग्रंथ फिरोज शाह तुगलक को ही समर्पित है, परंतु इसमें दिल्ली सल्तनत के अन्य शासकों जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, नासरुद्दीन खुसरू, गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक का इतिहास भी मिलता है। देखिए, जियाउद्दीन बर्नी के बारे में मैंने शुरुआत में चर्चा नहीं की थी, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं कि जियाउद्दीन बर्नी ने इसी समय यानी कि फिरोज शाह तुगलक के ही शासनकाल में किसको लिखा था? अपने तारीख ए फिरोजशाही ग्रंथ को लिखा था। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में अधिकतर रचना इस ग्रंथ की हुई थी। अंतिम रचना किसके शासनकाल में हुई थी? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में हुई थी। लेकिन इसकी एक खासियत यह है कि इस ग्रंथ में, तारीख ए फिरोजशाही ग्रंथ में, इसमें फिरोज शाह तुगलक के अलावा, वैसे तो ये फिरोज शाह तुगलक को ही समर्पित है, लेकिन फिरोज शाह तुगलक के अलावा जलालुद्दीन खिलजी का, अलाउद्दीन खिलजी का, मुबारक शाह खिलजी का, नासरुद्दीन खुसरो का, गयासुद्दीन तुगलक का और मोहम्मद बिन तुगलक का भी इतिहास इसमें मिलता है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, शम्स ए सिराज ने भी अपने ग्रंथ की रचना तारीख ए फिरोजशाही के नाम से की थी और इस ग्रंथ को फिरोज शाह तुगलक की जीवनी माना जाता है, क्योंकि इसमें फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल की समस्त घटनाओं का उल्लेख विस्तार से किया गया है। आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। दो मैंने तारीख ए फिरोजशाही लिखी हुई है,
एक तारीख फिरोज शाही की रचना जियाउद्दीन बरनी ने की थी, जिसमें दिल्ली सल्तनत के कई शासकों का इतिहास मिलता है। और दूसरे तारीख फिरोज शाही ग्रंथ की रचना किसने की थी? शम्स ए सिराज अफीफ ने की थी, जिसमें किसका मिलता है? फिरोज शाह तुगलक का मिलता है। और इसी ग्रंथ को फिरोज शाह तुगलक की जीवनी भी माना जाता है, क्योंकि इसमें फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल की जो भी घटनाएं हुई उनका विस्तार से वर्णन किया गया है। आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना है, बस यही फर्क है दोनों में और कोई भी फर्क नहीं है, तो आपको इनको अच्छे से यहाँ पे ध्यान रखना है। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा फतूहात ए फिरोज शाही की रचना स्वयं की थी। तो यहाँ पर फतूहात ए फिरोज शाही की रचना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने स्वयं की थी। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में सबसे अधिक भारतीय ग्रंथों का अनुवाद फारसी में किया गया। आपको ये भी याद रखना है कि जो भारतीय ग्रंथ थे, जो हिंदू ग्रंथ थे, उनका सबसे अधिक अनुवाद फारसी में किसके शासनकाल में किया गया था? फिरोज शाह तुगलक के ही शासनकाल में किया गया था। संगीत पर आधारित ग्रंथ राग दर्पण, आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा राग दर्पण का। तो राग दर्पण का फारसी में अनुवाद फिरोज शाह तुगलक के ही शासनकाल में किया गया था। आपको ये भी याद रखना है अच्छे से। फारसी का सर्वाधिक विकास फिरोज शाह तुगलक के ही शासनकाल में हुआ था। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि फारसी भाषा का सबसे ज्यादा विकास किसके शासनकाल में हुआ था? तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में हुआ था। ये आपको यहाँ पे अच्छे से याद रखना है इसको। फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का पहला शासक माना जाता है जिसने इस्लामी कानून शरीयत को पूरी तरह से लागू किया था। आप लोगों ने शरीयत का नाम तो जरूर सुना होगा। तो शरीयत एक इस्लामी कानून की ग्रंथ है और उसके अनुसार ही किसने अपना शासन चलाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फिरोज शाह तुगलक को सूफी संत फरीरुद्दीन गंज सकर का शिष्य माना जाता है। आपको इसको भी अच्छे से याद रखना है। जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है उन सबको आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि मैंने हाईलाइट उसी चीज को किया है। या तो वो एग्जाम में पूछी गई है या तो हो सकता है वो पूछी जा सकती है। वैसे तो आजकल ये अनुमान लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि आजकल क्या पूछा जाए क्या ना पूछा जाए ये निश्चित तौर पर कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी एक अनुमान होता है। तो इसीलिए मैंने उसी चीज को यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है जो चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिरोज शाह तुगलक ने उत्तर प्रदेश के बहराइच में स्थित संत सालार मसूद गाजी के मकबरे का 2 बार दर्शन किया था। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है? वैसे तो मोहम्मद बिन तुगलक ने भी 1 बार किया था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने 2 बार किया था। किसका दर्शन किया था? संत सालार मसूद गाजी के मकबरे का दर्शन किया था। और ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश के बहराइच में है ये। फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों में पहला शासक माना जाता है जिसने महिलाओं को संतों की मजार पर जाने का प्रतिबंध लगा दिया था। आपको ये समझना है यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था। वैसे दिल्ली सल्तनत में किसी भी शासक ने ऐसा नहीं किया था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक को पहला शासक माना जाता है जिसने महिलाओं को जो संतों की जो मजारें होती थी उन पे जाने पे ही प्रतिबंध लगा दिया था, ताकि महिलाएं मजार पर नहीं जा सकती हैं। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये भी प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि किस शासक ने मजारों पर प्रतिबंध लगा दिया था महिलाओं के जाने पर। तो फिरोज शाह तुगलक ने लगा दिया था। फिरोज शाह तुगलक हिंदुओं को जिमी कहता था। तो आपको ये याद रखना है, ये भी प्रश्न एक बार एग्जाम में आया था। जिमी किस शासक ने हिंदुओं को कहा था? तो वो फिरोज शाह तुगलक ने कहा था। अब जिमी का अर्थ क्या होता है? देखिए, इस पे इतिहासकार एक मत नहीं है। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि ये बहुत ही सम्मानजनक शब्द है, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं है। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि ये बहुत ही अपमानजनक शब्द है, और मुझे भी लगता है कि ये अपमानजनक शब्द ही है। अब जो लोग इसकी दुहाई देते हैं वो लोग कहते हैं कि जिमी का मतलब होता है गैर मुस्लिम, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब इसका आप अध्ययन करो अच्छे से तब पता चलता है कि इस शब्द का मतलब क्या है। फिरोज शाह तुगलक ने भी मोहम्मद बिन तुगलक की तरह अमीर उल मोमिनीन की उपाधि धारण की थी। तो यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक की तरह, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मोहम्मद बिन तुगलक ने भी अमीर उल मोमिनीन की उपाधि धारण की थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने भी की थी। इसका मतलब क्या होता है? खलीफा का
नाइल यानी कि खलीफा का उत्तराधिकारी, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है इसको। फिरोज शाह तुगलक ने अपने कुछ सिक्कों पर खलीफा ए हाजिम नाम अंकित करवाया था। तो आपको यहाँ पे क्या समझना है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सिक्कों पर क्या अंकित करवाया था? खलीफा ए हाजिम। कुछ सिक्कों पे करवाया था, सभी सिक्कों पे नहीं, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक के आक्रमणों की। 1360 में फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जूना खां की याद में जौनपुर नगर को बसाया था, जो आज उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध शहर है। आपको ये याद रखना है कि 1360 में फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जूना खां कहें या सीधा कहो मोहम्मद बिन तुगलक की याद में क्या बसाया था? जौनपुर नगर। और आधुनिक कहाँ है ये? उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध शहर है। आपको ये भी विशेष तौर पे याद रखना है। हालांकि मैं जौनपुर के बारे में एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं बहुत डिटेल के साथ जौनपुर की चर्चा करूंगा। 1360 में ही फिरोज शाह तुगलक ने जाजनगर उड़ीसा पर आक्रमण किया और उस समय जाजनगर के राजा वीर भानुदेव तृतीय थे। वीर भानुदेव ने फिरोज शाह तुगलक के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। इसी समय फिरोज शाह तुगलक ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर की मूर्ति को तोड़ा था, क्योंकि उसे महमूद गजनवी की तरह स्वयं को बुत सिकन कहलवाना पसंद था। तो यहाँ पे थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए 1360 में ही फिरोज शाह तुगलक ने जाजनगर ओडिशा, ठीक है, आपको ये याद रखना है। उड़ीसा कहो, ओडिशा कहो, कुछ भी कहो, जो भी आपको पसंद है वो कह सकते हो। तो वहां पे आक्रमण किया और उस समय कौन थे राजा वहां के? वीर भानुदेव तृतीय थे। पहले तो वीर भानुदेव तृतीय ने क्या किया कि युद्ध करने का निश्चय किया था, लेकिन जब देखा कि जीतेंगे नहीं तो फिर आत्मसमर्पण कर दिया था फिरोज शाह तुगलक के सामने। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने इस आत्मसमर्पण के समय बहुत सारा धन, कुछ हाथी वीर भानुदेव तृतीय से ले लिए थे। इसके बाद पुरी के जगन्नाथ मंदिर की मूर्ति को भी तोड़ दिया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। और क्यों? उसकी ऐसी मंशा थी कि वो स्वयं को महमूद गजनवी की तरह बुत सिकन कहलवाना ज्यादा पसंद करता था। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जितना ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है। 1365 में फिरोज शाह तुगलक ने नगरकोट की ज्वाला देवी मंदिर की मूर्ति को तोड़ा था और वहां से प्राप्त लगभग 300 से भी अधिक ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया था। ये जो समय लिखा हुआ है ये निश्चित नहीं होता है, अलग अलग किताबों में अलग अलग समय लिखा हुआ है। किसी में 1364, किसी में 1365, किसी में 1366, किसी में 1367। तो ये निश्चित नहीं है, आपको मैं पहले ही बता रहा हूँ। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था कि नगरकोट कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, तो ठीक है, वहाँ एक ज्वाला देवी का मंदिर था जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। आप चाहो तो गूगल कर सकते हो उसके बारे में, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। तो उस मंदिर में एक मूर्ति थी देवी की, तो उस मूर्ति को किसने तोड़ दिया था? फिरोज शाह तुगलक ने तोड़ा था। इसके बाद उस मंदिर के परिसर में एक बहुत ही अच्छा पुस्तकालय था जिसमें ग्रंथ रखे हुए थे, कुछ पांडुलिपियां भी थीं। उन सभी को क्या किया था कि जिससे अच्छे अच्छे जो ग्रंथ थे, लगभग 300 से भी ज्यादा ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ज्वाला देवी मंदिर से प्राप्त ग्रंथों का फारसी में अनुवाद दलायल ए फिरोज शाही के नाम से अजीजुद्दीन खालिद ने किया था। ये भी आपको विशेष तौर पे याद रखना है कि 300 से भी अधिक ग्रंथों का जो फारसी में अनुवाद करवाया था, तो किस नाम से करवाया था? दलायल ए फिरोज शाही के नाम से। और किसने किया था? अजीजुद्दीन खालिद ने किया था। किस भाषा में किया था? फारसी भाषा में किया था। इसीलिए इतिहासकारों ने कहा है कि फारसी का सबसे अधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ था? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में हुआ था। 1367 में फिरोज शाह तुगलक ने ठट्टा के शासक अलाउद्दीन जूना और सदरुद्दीन वाहबीना के विरुद्ध आक्रमण किया था। देखिए ठट्टा आधुनिक कहाँ है? आधुनिक अगर देखें ठट्टा तो पाकिस्तान के सिंध में ठट्टा है। तो आपको ये यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि
सबसे जो पहला राज्य अभिषेक हुआ था फिरोज शाह तुगलक का, तो वो सिंध में ही हुआ था। और जन्म भी फिरोज शाह तुगलक का 1309 में हुआ था, वो भी सिंध में ही हुआ था। आपको ये सभी जानकारी आप वेबसाइट पर मिल जाएगी, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। अलाउद्दीन जूना और सदरुद्दीन वाहिबीना ने फिरोज शाह तुगलक की सेना को पराजित कर दिया था, परंतु भुखमरी व महामारी के कारण दोनों के मध्य समझौता हो गया था, और यह समझौता सूफी संत सैयद हुसैन बुखारी ने करवाया था। यहाँ पे हुआ क्या था, मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण किया सिंध पे, और सिंध में 2 साल तक शासन कर रहे थे। एक का नाम था अलाउद्दीन जूना और दूसरे का नाम था सदरुद्दीन वाहिबीना। दोनों की सेना ने मिलकर फिरोज शाह तुगलक की सेना को मान लो पराजित ही कर दिया था। अब युद्ध उस दिन एक दिन तो चलता नहीं था, उसी समय भुखमरी फैल गई वहां, और महामारी की बीमारी भी फैल गई। इस कारण क्या हुआ कि दोनों सेनाएं विभक्त हो गईं, और अंत में दोनों के मध्य में समझौता हो गया था। और ये समझौता किसने करवाया था? सूफी संत सैयद हुसैन बुखारी ने करवाया था। फिरोज शाह तुगलक का छठा आक्रमण आखिरी आक्रमण माना जाता है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि छठा का जो आक्रमण था वो आखिरी आक्रमण था किसका? फिरोज शाह तुगलक का। फिरोज शाह तुगलक के संपूर्ण शासनकाल में एकमात्र राज्यपाल शमसुद्दीन दमगानी, जो गुजरात का राज्यपाल था, उसने 1377 में विद्रोह कर दिया था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि संपूर्ण शासनकाल में, फिरोज शाह तुगलक के संपूर्ण शासनकाल में एक राज्यपाल जिसका नाम था शमसुद्दीन दमगानी, जो कि गुजरात का राज्यपाल था, उसने 1377 में केवल विद्रोह किया था, और किसी ने विद्रोह नहीं किया था, लेकिन इस विद्रोह को दबा दिया गया था। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। मुशर्रफ ए मुमालिक संपूर्ण साम्राज्य का कर वसूलने वाला अधिकारी होता था। तो आपको ये याद रखना है कि मुशर्रफ ए मुमालिक होता था जो अधिकारी, वो सारे जो राज्य होता था उसकी कर वसूली का काम करता था। फिरोज शाह तुगलक ने अपने बड़े पुत्र फतेह खां को अपना उत्तराधिकारी चुना था, लेकिन जुलाई 1374 में उसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद क्या हुआ कि फिरोज शाह तुगलक ने अपने तीसरे पुत्र मोहम्मद खां को अपना उत्तराधिकारी चुना, और 1387 में नासरुद्दीन मोहम्मद शाह की उपाधि देकर उसे गद्दी पर बिठाया था। तो कब बैठाया था? 1387 में, क्योंकि 1387 तक बहुत बूढ़ा हो चुका था फिरोज शाह तुगलक, इसीलिए शासक बनाया था नासरुद्दीन मोहम्मद शाह को बनाया था। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। दिल्ली का शासक बनने के बाद मोहम्मद खान ने भोग विलासी जीवन जीना शुरू कर दिया था। इसी का लाभ उठाकर दिल्ली के कुछ दासों ने विद्रोह कर दिया था। इसी विद्रोह को मोहम्मद खान ने दबाने का प्रयास किया, परंतु हार के भय से वह सिरमौर की पहाड़ियों में भाग गया था। अंत में फिरोज शाह तुगलक ने फतेह खां के पुत्र तुगलक शाह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। 20 सितंबर या 21 सितंबर 1388 को दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई थी। तो आपको ये याद रखना है कि फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? 20-21 सितंबर यानी कि रात में हुई थी। तो इसीलिए 20 किसी इतिहासकार ने लिखा है, किसी ने 21 लिखा है। सितंबर 1388 को दिल्ली में मृत्यु हो गई थी। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल 1351 से 1388 के मध्य में ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है अच्छे से। तो जितना ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारियों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं तुगलक शाह के इतिहास पर। तुगलक शाह का इतिहास कितना महत्वपूर्ण है वो देख लेते हैं। तुगलक शाह का पूरा नाम गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय था। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो क्या नाम था? गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय। दिल्ली का शासक बनने के बाद तुगलक शाह ने भी भोग विलासी जीवन जीना शुरू कर दिया था। इसी कारण अंत में उसका वध कर दिया गया था, यानी कि उसकी हत्या कर दी गई थी। तुगलक शाह का शासनकाल 1388 से 1389 के मध्य में था। केवल 1 वर्ष का इसका शासनकाल था। अब बात करते हैं अबू बकर शाह के इतिहास पर। तुगलक शाह के बाद दिल्ली का शासक अबू बकर शाह को बनाया गया, परंतु उसका संपूर्ण शासनकाल सिर्फ षड्यंत्रों में बीता। 1390 में अबू बकर शाह को हटाकर
मोहम्मद शाह को दिल्ली का शासक बनाया गया। अबू बकर शाह का शासनकाल 1389 से 1390 के मध्य में था। अब बात करते हैं नासरुद्दीन मोहम्मद शाह के इतिहास पर। नासरुद्दीन मोहम्मद शाह के शासनकाल में अधिकतर राज्यों ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, क्योंकि नासरुद्दीन मोहम्मद शाह को एक अयोग्य शासक माना जाता है और इसी कारण जो अधिकतर राज्य थे उन्होंने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। नासरुद्दीन मोहम्मद शाह का संपूर्ण जीवन विद्रोहों को दबाने में बीता और जनवरी 1394 में उसकी मृत्यु हो गई थी। नासरुद्दीन मोहम्मद शाह का शासनकाल 1390 से 1394 के मध्य में था। अब बात करते हैं अलाउद्दीन सिकंदर शाह के इतिहास पर। अलाउद्दीन सिकंदर शाह ने जनवरी 1394 में दिल्ली का सिंहासन प्राप्त किया था। अलाउद्दीन सिकंदर शाह का वास्तविक नाम हुमायूं था। अलाउद्दीन सिकंदर शाह की मृत्यु मार्च 1394 में ही हो गई थी। अलाउद्दीन सिकंदर शाह का शासनकाल 1 माह 15 दिन का था। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि 1 माह 15 दिन का शासनकाल किसका था? अलाउद्दीन सिकंदर शाह का था। अलाउद्दीन सिकंदर शाह के बाद उसके छोटे भाई नासरुद्दीन मोहम्मद को दिल्ली का शासक बनाया गया था। तो आपको इस वीडियो में क्या याद रखना है? आपको इस वीडियो में जितने शब्द मैंने हाईलाइट किए हुए ये सभी आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि मैंने हाईलाइट उसी चीज को किया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रतियोगी परीक्षा में आने लायक है, इसीलिए मैंने उसको हाईलाइट किया हुआ है। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। और वीडियो अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप इसे दोबारा तिबारा जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ कमी लगती है तो आप, या फिर इस वीडियो में आप कुछ बढ़वाना चाहते हो या कुछ कमी रह गई है तो आप कमेंट करके नीचे मुझे बता सकते हो। तो मैं वीडियो में तो एडिट नहीं कर सकता, लेकिन वेबसाइट पे एडिट कर सकता हूं, तो वहां जाके मैं उसको सुधार सकता हूं, तो वहां से आप देख सकते हो। तो अगर आपको कमी लगती है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं।